जैसे आप जो इस लेक्चर में है, इस वीडियो में आप आगे जाओगे तो वहां पे आपको मैंने एक डिवाइड करा है, मैंने जस्ट आगे ही तो वहां पे एक डिवाइड किया है, मैंने यहाँ तक पूरा डिवाइड कर दिया है। लेकिन जल्दबाजी में हुआ क्या है, मैंने यहाँ 5 लिखना, ये 5 नहीं लिखा है वहां पे, ठीक है। और ये 5 नहीं लिखा है जबकि 5 आ गया, क्योंकि ये मैंने आगे पूरा बताया है कि यहाँ वो 5 से डिवाइड होगा। लेकिन जल्दबाजी में क्या हुआ कि वहां ये 5 नहीं लिखा है मैंने, इसकी वजह से मैंने यहाँ भी 5 नहीं लिखा। क्योंकि ये क्यों होता है आपको भी पता है, ये अपने पास ए होता है, ये अपने पास बी होता है, और ये अपने पास रिमाइंडर यानी शेषफल 0 होता है। तो वो आप वीडियो में देख लेना कि यहाँ पे मैंने 5 नहीं लिखा है, इसकी वजह से वो क्या है, यहाँ भी 5, तो यहाँ 195 आएगा, 195 आएगा। वहां मैंने 90 नहीं लिख दिया है, जल्दबाजी में हुआ क्या है, वो 5 लिखना भूल गया हूं मैं, और उसकी वजह से यहाँ भी मैंने 90 लिख दिया है। तो उसको सही कर लेना, वहां 195 था, डिवाइड मैंने पूरा सही किया है, लेकिन वो जल्दबाजी में यहाँ लिखना भूल गया, जिसकी वजह से वो थोड़ी गलती हो गई है, तो उसको सुधार कर लेना। वैसे गलतियां होनी नहीं चाहिए, छोटी छोटी गलतियां हैं, कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। हम आगे से कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई भी गलती हो ना, क्योंकि वैसे तो ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, लेकिन अक्सर होता क्या है कि अगर डिवाइड कर, क्योंकि ऐसी गलतियां आप खुद समझ सकते हो, जो गलतियां स्टूडेंट खुद समझ सकता है वो गलतियां मेरे हिसाब से बड़ी नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि आप ऐसे कर देते हो, तो क्या है कि स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, ये समझने लगते हैं कि टीचर को तो डिवाइड ही नहीं आता है, मल्टीप्लाई नहीं आता है, तो वो दिक्कत होती है। इसलिए मैं सुधार रहा हूं इसको। तो हम आगे से पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हमसे ऐसी कोई गलती ना हो, पूरी की पूरी, उसके बाद ऐसी कोई गलती आगे से हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा था। हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे आप भी। और लगातार कई दिनों से आपको मैथ का वीडियो मिल नहीं रहा था, फ्राइडे के बाद आपके पास मैथ का आया नहीं है। मैं अब कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत से काम होते हैं। आपके पास एक इंटरव्यू भी आया होगा नीट और एम्स वाले बच्चों के लिए, वो बहुत ही हेल्पफुल है। आपके पास एक KVPY की सौर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है। ऐसे बहुत सी वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन अब मैं लगातार कोशिश करूंगा कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको सप्ते में 5 वीडियो 5 लेक्चर आपको जरूर मिले। कोशिश करूंगा मैं पूरी की पूरी, क्योंकि आपको साइंस के लेक्चर लगातार मिल रहे हैं, 2-2 मिल रहे हैं, लेकिन मैथ के लेक्चर बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा लगातार कि आपको मैथ के भी लेक्चर पूरे लगातार मिलते रहें। और वो सैटरडे और संडे वाला प्रोग्राम हमारा ऐसा ही चलता रहेगा। कुछ आपको मैथमेटिक्स में ट्रिक्स में मिलेंगी, जैसे एक वीडियो मैंने डाला भी था 5 मिनट में 5 सेकंड में मल्टीप्लिकेशन। तो वो थंबनेल देख के आप ये सोचना मत कि बेवकूफ बना रहे हैं हम, नहीं, पूरा अच्छे से आप उसमें जाके देखोगे तो आपको सच में हम कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं। वो ट्रिक्स आप देखना, आपको कंपटीशन की तैयारी, कंपटीशन वालों के लिए हम धीरे धीरे वो डेवलप कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कौन कौन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, कौन से नहीं। आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको भी कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो आप भी उन वीडियो को जरूर देखें, लोगों के साथ शेयर करें, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियो 2 हफ्ते में 2-3 बनाते रहेंगे, कि कोई लंबी सी सीरीज दे रखी है, उसका सम निकालना हो तो जल्दी से जल्दी उसे कैसे सोल्व किया जाए, और वो 5 सेकंड में होता है, तभी हम थंबनेल 5 सेकंड वाला लगाते हैं। तो अब बस ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पिछले टॉपिक में अपन ने जो पढ़ा था, रियल नंबर अपना चल रहा था 10th क्लास का, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, और उसमें अपने यूक्लिड विभाजन, नोट प्रमेयी का बोलना सीख लिया है मैंने, प्रमेयी का। तो उसका क्या था कि अगर किसी संख्या को b से, किसी संख्या a को, किसी नंबर a को b से डिवाइड किया जाता है, अगर उसके अंदर कोशेंट क्यों आता है और रिमाइंडर r आता है, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं जहां r जो है 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। उससे मैंने कैसे HCF निकालते हैं अपन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से अपन कैसे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। आज उस लास्ट में जाते हुए मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, 1 पॉइंट आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट सेकंड था वो, और उसी को मैं सोल्व करने में सबसे पहले अपने को मैंने क्या बताया था, HCF निकालने के लिए तब तक अपने को ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते रहना है, जब तक लगाते रहना है लगातार, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। जहां रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसके जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन में अगर ऊपर कोई इक्वेशन है
तो ऊपर वाली इक्वेशन में जाएंगे और उसमें जो रिमाइंडर या शेषफल बचा है वही उसका एचसीएफ होता है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट इक्वेशन में ही, पहली इक्वेशन में रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो मैंने एक चीज और बताई थी कि उस इक्वेशन में देखना है कि डिवाइजर कौन सा है, किससे भाग दिया गया है, किससे भाग दिया गया है, वही आपका एचसीएफ होगा। अब इस क्वेश्चन को अपन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने पास मैंने क्या बताया था कि अपन को देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो 196 से बड़ी होती है 38220। तो इसका मतलब छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करना है, यानी छोटी संख्या का बड़ी संख्या में अपन भाग देंगे। तो भाग देते हैं, देखो 38220। अब 196 से अपन डिवाइड करेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा। मेरे हिसाब से ये 1 टाइम जा रहा है, 1 टाइम जाएगा तो देखो कितना होगा 196। इसको अपन घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 100। जल्दी से सब्ट्रैक्ट करके बताओ मुझे। अगर आप निकाल पा रहे हो तो जल्दी से निकाल दोगे, मुझे पता है। 182 वैसे बच गया, फॉर यहाँ से आ गया तो 186 आपके पास बच रहा होगा। फिर अगेन आप इसको यहाँ से क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। अभी कितनी बार जा रहा है, अगर मैं देखूं, अगर अप्रोक्स 200, इसको 200 मान लो, 200 अप्रोक्स मान लो, उसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है 1800। यानी इसको मतलब 9 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ ऐसा आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि 10 पे आने पर तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर तो कुछ ऐसा होगा, तो मतलब 9 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ आ जाएगा। अब 196 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 4 होता है। 81 में 5 ऐड कर दिया 6, बच गया 8, 9 8 17 64। अब अगेन सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के हिसाब से आप देख लो कि ये 98 आएगा, 98, और फिर लास्ट में अपन 0 उतार लेंगे। बाकी को जो है उसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, यहां से इसको भी मिटा देता हूं। कुछ और भी चीजें मैं बताऊंगा कि मतलब कैसे मल्टीप्लिकेशन, कैसे एडिशन, किस तरीके से आसान मल्टीप्लिकेशन को बनाया जा सकता है। कंपटीशन में तो वो बहुत यूजफुल होते हैं, तो मैं आपको भी बता दूंगा वैसी चीजें। अब देखो इससे किसने मल्टीप्लाई करूं मैं, अगर मैं हिसाब से नजर आ रहा है, मेरे हिसाब से 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ये हो गया 33, 9 into 5 45, यानी 8 4 5 9, ये पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर बच गया अपने पास, यानी शेषफल जो अपने पास बचना चाहिए था वो क्या बचा है 0। अब बस इसी के अंतर्गत वही थ्योरम मैंने लगाया था, मैंने बताया था इसको अपन लेते हैं a, इसको अपन मानते हैं b, ये होता है कोशिएंट, और इसको मानते हैं रिमाइंडर 0। तो इसको जस्ट अपन कैसा लिख सकते हैं, देखो अगर मैं पूरे को मिटा दूं, अपने पास b, अगर मैं यहां लिखना चाहूं कि ab इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो देखो a क्या था 38220, b क्या था 196, और क्यों अपने पास क्या है 19 इंटू 19, और रिमाइंडर अपने पास क्या आ गया है 0। पिछले लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था कि अगर आपका रिमाइंडर जहां 0 आ जाता है ऐसे निकालने के लिए, तो वहीं आपको रुक जाना है। अपने पास पहले ही इक्वेशन, पहले ही समीकरण में अपने पास रिमाइंडर 0 आ गया है, तो पिछले, तो वहां पे मैंने बताया था अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसे जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन में जाना है और वहां पे जो रिमाइंडर था वही उसका एचसीएफ होगा। लेकिन यहाँ तो फर्स्ट इक्वेशन, पहली ही इक्वेशन में रिमाइंडर 0 आ गया है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में तो कहां से जाएंगे, तो अपन इसी में देखेंगे कि कौन डिवाइजर कौन है, कौन भाजक है, यानी किस संख्या का भाग दिया जा रहा है वही क्या बनता है एचसीएफ। और यहाँ किसका भाग दिया जा रहा था 196, मतलब बी कौन था, बी जो था उस वही क्या होगा उसका एचसीएफ। तो इसका रिमाइंडर, सॉरी उसका बी क्या है, उसका भाजक क्या है, उसका डिवाइजर क्या है 196। तो इन दोनों का जो एचसीएफ अपने पास निकलने वाला है वो क्या होगा 196। दोनों का एचसीएफ अपने पास क्या होगा 196। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको जरूर करना चाहिए था। अब इसी के साथ मैं कुछ क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ 1.1 के। मेरे हिसाब से आप कर 1.1 के पूरे 1.1 जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पारी आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर डिपेंड करती है। पूरी की पूरी उसी से क्वेश्चन आते हैं, पूरे के पूरे एक्सरसाइज में उसी से क्वेश्चन दे रखे हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो एक्सरसाइज के अंदर है, फर्स्ट के अंतर्गत एक्सरसाइज के अंदर जो कुछ दे रखा है मैं करवा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन जो आपके दे रखा है, मेरे हिसाब से मैं देख लेता हूं एक बार कि कोई भी पॉजिटिव ओड नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ओड इंटीजर है, उसको अपन 6 क्यू प्लस 1
3, यानी कोई भी ओड इंटीजर है उसको अपन 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। कोई ओड इंटीजर है, ओड यानी विषम, पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी ओड और पॉजिटिव इंटीजर यानी विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो उसको अपन कुछ ऐसा लिख सकते हैं। या देखना उसमें हर एक प्रत्येक ओड पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं है, कुछ को ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे अगर आपको पास यूक्लिड लेमा से देखोगे तो देखो यहाँ बी उसने क्या, यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि बी क्या लिया गया है, मतलब डिवाइजर क्या लिया गया यानी 6। यहां से देखो आप, क्योंकि अपने ने जो पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था BQ+R, मतलब ये जो है, ये जो यहाँ 1 है रिमाइंडर बता रहा होगा, शेषफल को बता रहा है, यहाँ 3 शेषफल को बता रहा है, रिमाइंडर को बता रहा है यहाँ पे 5, और BQ यानी B अपन ने क्या लिया है यहाँ पे 6, यानी B को आप मान सकते हैं। तो वहां आपको लिखना है कि माना B = 6, B = 6 है, और अपन ने जो संख्या थी जिसमें अपने को भाग देना है उसको मान लिया A, यानी A मान लिया उस संख्या को जिसमें अपने को भाग देना था। अगर A संख्या मान ली, भाग देना था 6, तो अपने पास जो इक्वेशन कुछ बनेगी A = जो अपने पास बनेगी 6q+R बनेगी, यानी A के अंतर्गत A में अपन 6 का भाग देने वाले हैं, क्योंकि B क्या निकल रहा है, इस इक्वेशन को देख के अपने अंदाजा लगाया कि B क्या हो सकता है। तो B यहाँ से 6 बन रहा है, 6 लग रहा है अपने को, तो अपन ने मान लिया B = 6, और उसको A को B से डिवाइड कर रहा है। यही किया था अपन ने यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि A को B से डिवाइड करना है। A को B यानी 6 से डिवाइड किया तो कुछ इस इक्वेशन, कुछ क्वोशिएंट आया होगा, कुछ जो होता है भागफल आया होगा, कुछ रिमाइंडर आया होगा, शेषफल आया होगा, कुछ ऐसा आएगा। अब देखो 6 से डिवाइड करने पर क्या क्या रिमाइंडर बच सकता है। 6 से डिवाइड करने पर अपने पास रिमाइंडर ये क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। देखो रिमाइंडर क्या हो सकता है, हमेशा B से छोटा या B से, हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, इस B से, जो B यहाँ 6 था उससे छोटा होगा, मतलब 6 से छोटा होगा, या फिर 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। यही चीज मैंने यहाँ पे बताई थी कि रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है B से छोटा होता है और 0 या 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पे B की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब जो रिमाइंडर है, शेषफल है आपका, कुछ ऐसे होने वाला है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा या 6 से छोटा होगा। 6 से छोटे का मतलब क्या है, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा या 0 हो सकता है। इसके अलावा कोई और रिमाइंडर बचने वाला नहीं है। इसका मतलब एक कुछ इस प्रकार से हो सकता है। ये इक्वेशन मैं यहां लिख देता हूं, R को, R < 6 और > 0। तो इसका मतलब आपके पास जो निकल के आया है कि A की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, A का मान जो है वो क्या क्या हो सकता है, यानी A कुछ इस प्रकार से होता है, A 6 क्यों, अगर रिमाइंडर अगर मैं 0 ले लूं, मान लो क्या पता रिमाइंडर 0 बच रहा हो तो 6 क्यों बनेगा। A क्या हो सकता है, 6q+1, अगर रिमाइंडर शेषफल 1 होगा तो ऐसा बनेगा। A बन सकता है 6q+2, अगर रिमाइंडर 2 आया होगा तो। A बन सकता है 6q+3, 6q+4 भी बन सकता है, 6q+5 भी बन सकता है, और 6q+6 भी बन सकता है या नहीं, आपको बताना है। आप नहीं बन सकता, मेरे हिसाब से तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है कि R 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा ही होना चाहिए, 6 के बराबर है नहीं, तो ये बन नहीं सकता। इसका मतलब अपने पास A की वैल्यू 6q हो सकती है, 6q+1 हो सकती है, 6q+2 हो सकती है, 6q+3, 6q+4, 6q+5। अब जो क्वेश्चन में अपन वापस जाते हैं, क्वेश्चन में उसने बात जो की है वो की है पॉजिटिव ओड इंटीजर की, पॉजिटिव ओड इंटीजर की। अब देखो मैं कुछ इस प्रकार से कुछ संख्याएं आपको दे रहा हूं, आप एक चीज बताना, ओड इंटीजर मतलब वो इंटीजर होंगे जिन्हें ओड यानी विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक यानी विषम संख्याएं, बोलो पॉजिटिव वाली विषम संख्याएं, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक है और धनात्मक है, तो विषम पूर्णांक आपको पता है कभी भी 2 से डिवाइड, उन्हें 2 से डिवाइड नहीं किया जाता, क्योंकि सम पूर्णांक जो होते हैं, इवन जो पूर्णांक होते हैं उन्हें ही अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। विषम पूर्णांकों को पूरी तरह से 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो पॉइंटों में निकल के आता है। तो मैं कहूं अगर जहां ये जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इनमें से जो नंबर इनमें से 2 से डिवाइड होंगे वो उसकी तरह उसे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो अब देखो इसको तो मैं मिटा देता हूं, आपको बता दिया कि वो 6q नहीं हो सकता। अब मैं पहला ही लेता हूं, मान लिया कि मैंने A क्या है 6q है,
मान लिया कि मैंने a क्या है 6 क्यों है, तो आप खुद इसको देखो, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं तो 3 आ जाएगा और 3 क्यों बन जाए, और क्यों एक इंटीजर है, इसका मतलब ये का पूरा भाग जा रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 3 भी इंटीजर है, क्यों भी इंटीजर है, दो पूर्णांकों को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा एक पूर्णांक ही आता है। इसका मतलब पूरा का पूरा a जो है, अगर a मैं को 6 क्यों मान लूं तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a को मैं 6 क्यों मानूंगा, इसका मतलब साफ साफ है कि 6 क्यों क्या है, एक इवन इंटीजर है, एक सम पूर्णांक है, इसका मतलब a 6 क्यों नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या निकल के आया है, a 6 क्यों नहीं हो सकता। अगर a 6 क्यों नहीं हो सकता, इसका मतलब मैंने इसको काट दिया कि a 6 क्यों नहीं हो सकता। अब बात आती है, मैं दोबारा बता रहा हूं 6 क्यों प्लस 2 को, मान लिया कि a जो है वो 6 क्यों प्लस 2 है, अगर देखो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो 3 क्यों प्लस 1। अब आप खुद देखो, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं, इसको भी 2 से डिवाइड करता हूं, सबको 2 से डिवाइड, 2 से 2 कट गया और अपने पास आया क्या 3 क्यों प्लस 1। क्यों एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, इंटीजर है, और ये भी एक पूर्णांक है। किन्हीं भी दो इंटीजर, कोई भी दो पूर्णांकों को ऐड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर हमेशा एक पूर्णांक ही आता है। इसका मतलब ये पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, और आपको बताया कि सम संख्याएं, इवन संख्याएं ही 2 से डिवाइड हो सकती हैं पूरी की पूरी। इसका मतलब ये भी एक इवन नंबर है, और उसने क्वेश्चन में कैसी बात की है, सिर्फ पॉजिटिव ओड इंटीजर की बात की है। इसका मतलब 6 क्यों प्लस 2 भी नहीं हो सकता। अब आते हैं अपन 6 क्यों प्लस 4 पे। 6 क्यों प्लस 4 में यहाँ 4 कर देता हूं, यहाँ 4 कर दूंगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 3 क्यों, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, और यहाँ भी 2। अगेन a को अगर मैं 6 क्यों प्लस 4 मान लेता हूं तो वो भी पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये एक अगेन एक पूर्णांक आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 6 क्यों प्लस 4 भी एक क्या है, एक 6 क्यों प्लस 4 भी क्या है, एक इवन इंटीजर है, सम पूर्णांक है, सम पॉजिटिव पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब 6 क्यों प्लस 4 भी नहीं हो सकता। अब अपने पास सिर्फ ऑप्शन क्या ही बच गए, या तो वो 6 क्यों प्लस 1 होगा, 6 क्यों प्लस 3 होगा, 6 क्यों प्लस 5 होगा। अब देखो, आप खुद देखो, 6 एक इवन नंबर है, सम नंबर है, क्यों कुछ भी हो। अब किसी भी एक चीज मैं बताता हूं, अगर आपके पास एक इंटीजर इवन है और एक इंटीजर अगर ओड है, एक इंटीजर आपके पास सम है और एक इंटीजर, एक पूर्णांक आपके पास विषम है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, यानी एक सम पूर्णांक को एक विषम पूर्णांक को, या फिर एक इवन इंटीजर को एक ओड इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, गुणा करते हो, तो हमेशा आपके पास क्या आता है, हमेशा आपके पास सम पूर्णांक आता है, एक इवन इंटीजर आता है, हमेशा सम पूर्णांक आएगा। इसका मतलब ये हमेशा सम होगा, यानी इवन इंटीजर होगा, ये भी इवन इंटीजर होगा, ये भी एक इवन इंटीजर होगा। अब दूसरी बात, किसी भी इवन इंटीजर में, किसी भी सम पूर्णांक में अगर हम ओड इंटीजर को जोड़ते हैं, किसी भी सम पूर्णांक में हम एक विषम पूर्णांक को जोड़ते हैं, तो हमेशा नंबर एक विषम पूर्णांक आता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे 2 था, 2 अपने पास क्या है, एक सम पूर्णांक, उसमें मैंने एक विषम पूर्णांक यानी 3 को जोड़ दिया, 3 एक विषम पूर्णांक होता है, तो आया क्या 5, और 5 भी क्या होता है, एक विषम पूर्णांक। यानी एक सम पूर्णांक में हम एक विषम पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है, एक विषम पूर्णांक। यानी हम एक ओड इंटीजर में हम एक इवन इंटीजर को जोड़ते हैं, ओड इंटीजर में एक इवन इंटीजर को ऐड करते हैं, तो हमेशा क्या निकल के आता है, ओड इंटीजर। अगर सारे के सारे नंबर क्या हो, धनात्मक। जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो ये चीज निकल के आती है। इसका मतलब देखो, आपने क्या कहा, ये क्या था, सम था, इवन था, प्लस 1 कर दिया, यानी एक ओड इंटीजर जोड़ दिया, एक विषम संख्या जोड़ दी, तो ये क्या बनेगा, एक ओड नंबर, एक विषम संख्या बनेगी। ये भी विषम बनेगी, विषम संख्या बनेगी, ये भी विषम संख्या बनेगी, ये भी विषम संख्या बनेगी। और क्वेश्चन में आपके पास क्या किया गया था, एक विषम संख्याओं के बारे में ही तो बताया गया था। इसका मतलब धनात्मक, इसका मतलब क्या हुआ, धनात्मक ओड नंबर को, धनात्मक विषम पूर्णांकों को, पॉजिटिव ओड इंटीजर को
6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप में दर्शाया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही था, आपको हर एक चीज ये 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4 आपको लेके इसलिए समझा कि समझना ज्यादा जरूरी है कि आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन अगर पढ़ता होगा, कोई भी टीचर पढ़ाता होगा तो जरूर आता होगा कि 6Q क्यों नहीं हो सकता, 6Q प्लस 2 क्यों नहीं हो सकता, 6Q प्लस 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये इवन इंटीजर बनते हैं, ये सम पूर्णांक बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके साथ था, मैंने शेयर किया। अभी आपके पास एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन तो आप वो आर्मी वाला सा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें भी कुछ नहीं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है सीधा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको जो करवाने जा रहा हूं, आपकी ही एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है, आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं। आपकी एक्सरसाइज का एक जो क्वेश्चन लिखा है उसमें लिखा है, देखो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन परिमेय का यूज करना है अपने को, और बताना है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक पता ही है, पॉजिटिव इंटीजर का अपन स्क्वायर करते हैं, तो किसी भी m पूर्णांक के लिए m इंटीजर के लिए उन्हें कुछ ऐसा लिखा जा सकता है 3m और 3m प्लस 1। उस क्वेश्चन में आगे आपको हिंट भी दे रखा है, उसने बताया है कि कोई x, इस क्वेश्चन में आपको हिंट भी दिया है कि उसने बताया है कि कोई x इंटीजर ले लो आप और उसको 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 की तरह मान लो। यानी जो आपको क्वेश्चन में हिंट दी है, आपको जो क्वेश्चन में उसने हिंट दी है उसी का यूज करते हुए मैं आपको वो क्वेश्चन समझाना चाहूंगा। देखो उसने बोला है कि m इंटीजर के लिए आपको जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर जो होता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो स्क्वायर होता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो होता है, यहाँ उसने ओड इवन यानी सम विषम कुछ नहीं बोला है, वो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। m जहां पे जो है इंटीजर है, पूर्णांक है, m क्या है, इंटीजर है, हिंदी में उसे पूर्णांक बोलते हैं, और दर्शाते किससे हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर में ही बताया था, रिप्रेजेंट करते हैं उसको i से। उसने कहा है कि उसने क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया है आपको कि x को इंटीजर ले लो और मान लो कि वो इंटीजर जो है कुछ इस टाइप का है 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2, ऐसा कोई इंटीजर ले लिया और इसी को आधार मानते हुए अपने को प्रूव करना है कि उनका धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांकों को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मैं b को 3 मान लूं तो इनका स्क्वायर करना है, इनका स्क्वायर को जो होता है कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इनके वर्ग को। तो मैंने मान लिया कि x इक्वल टू 3Q है, अगर मैं स्क्वायर करूंगा, वर्ग करूंगा तो देखो क्या आएगा, 3Q का स्क्वायर, 3Q का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 3Q इंटू 3Q यानी 9Q का स्क्वायर। अब देखो 9Q का स्क्वायर, इसका मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 इंटू Q स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। अब मैं कह रहा हूं कि 3Q स्क्वायर, क्यों क्या है, एक पूर्णांक है, उसका स्क्वायर करूंगा, पूर्णांक का स्क्वायर करने पर हमेशा क्या निकल के आता है स्क्वायर ही, सॉरी पूर्णांक ही निकल के आता है। पानी पी लेता हूं। मतलब एक पूर्णांक ही निकल के आता है, इसका एक वर्ग करूंगा, और ये 3 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक इंटीजर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई गुणा करूंगा तो ये एक पूर्णांक होगा, और इस पूर्णांक को मैंने m मान लिया तो ये देखो 3m टाइप का हो जाएगा। यानी x अगर 3Q है, x अगर 3Q के इक्वल है तो इसका स्क्वायर यानी उसका वर्ग जो है वो 3m टाइप का होगा। उसने m को पूर्णांक ही बोला है, वो m कैसा पूर्णांक होगा, ये इस टाइप का। अगर मान लो कि अपन ऐसा मान ले कि 3x इक्वल टू 3Q प्लस टाइप का होगा, x इक्वल टू अगर 3Q टाइप का होगा तो उसका स्क्वायर किया, उसका वर्ग किया तो क्या होगा 3Q प्लस 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6Q, 9Q स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां से देखो क्या निकल के आ रहा है, देखो इसको मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की है, इसको यहां ले लिया, 1 को इधर लिख दिया, और देखो 9Q स्क्वायर प्लस का 6Q प्लस का 1, 9Q, ठीक है। यहां से मैंने 3 को कॉमन ले लिया है, 3 को कॉमन ले लिया तो देखो क्या निकल, अंदर क्या बच जाएगा 3 इंटू 3Q स्क्वायर प्लस
2 प्लस क्यू प्लस 1। मेरे हिसाब से बोर्ड में आपको नजर आ रहा होगा। तो ये देखो क्यू क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटीजर ही रहना है, पूर्णांक ही रहना है। क्यू क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक, उसका स्क्वायर करूंगा, वर्ग करूंगा और फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी इंटीजर। और दो इंटीजर, दो पूर्णांकों का सम भी क्या होता है, उनका योग भी क्या होता है, पूर्णांक। इसका मतलब ये एक पूरा का पूरा एक इंटीजर ही बनने वाला है। वो कितना बनेगा, 10, 15, 20, वो तो क्यू और क्यू की वैल्यू अपने पास होगी तभी पता लगेगा। तो ये एक पूरा का पूरा क्या है, एक इंटीजर। अगर मैं इसको m मान लू, m एक पूर्णांक ही माना गया था, एक इंटीजर ही माना था m को, तो इसे 3m + 1 टाइप से लिखा जा सकता है। क्या कहा था, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर m वहां पे पूर्णांक है, इंटीजर, तो 3m + 1 टाइप से लिखा जा सकता है। और क्वेश्चन में हिंट दी थी कि x 3q प्लस टाइप का आप मान लो और उसको सोल्व करो, उनके स्क्वायर को। अपन ने सबसे पहले x को 3q मान लिया, उसका स्क्वायर किया, उसका वर्ग किया, अपन ने सोल्व किया और ये 3m टाइप का आ गया, मतलब ऐसे टाइप का आ गया। या तो इस टाइप का होगा या फिर इस टाइप का होगा। अपन ने 3q + 1 के होल स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, स्क्वायर की बात चल रही थी, वर्ग की बात चल रही थी, उसका स्क्वायर किया और अपने पास ही 3m + 1 टाइप का आ गया। इसका मतलब साफ है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं मिटा देता हूं। इसका मतलब कोई इंटीजर 3q + 1 3q + 2 टाइप का होगा, तो इसका मतलब उसका उनका स्क्वायर करूंगा, उनका वर्ग करूंगा तो वो 3m प्लस टाइप के अपने पास निकल के आएंगे। अभी देखो अगर x को मैं 3q + 2 भी मान लेता हूं तो मैं अगेन इसका स्क्वायर करूंगा, इसका वर्ग करूंगा तो देखो क्या आएगा, 3q + 2 का होल स्क्वायर कर लिया, उसका स्क्वायर किया है, उसका वर्ग किया है, तो ये देखो क्या आएगा, 9q का स्क्वायर प्लस का 4 आएगा प्लस 3 12 है, क्या आएगा प्लस 12 क्यों आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखो अब क्या हुआ, अगेन मैंने इसको इस तरफ ले लिया है, तो ये देखो ऐसा लिखा जा सकता है 9q का स्क्वायर प्लस 12 का q प्लस का 4। अब ये ऐसा हो गया। अब देखो इसको क्या करना है, 3 को मैंने कॉमन ले लिया है। अगर मैं 3 को कॉमन ले लेता हूं तो यहां से देखो क्या लिखा जा सकता है, 3q अगर आप इसको भी देखो, इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि 3 + 1, इसको भी मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं 3 + 1। 4 को 3 + 1 लिखा जा सकता है। अब इन तीनों से मैं 3 को बाहर निकाल लेता हूं तो देखो क्या बनेगा, 3q प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 3q², यहाँ पे बनेगा 4q, यहाँ बनेगा 1 और प्लस 1। सही है। देखो आया क्या था, उसका वर्ग करने पर 3 यानी 9q² 9 का स्क्वायर वर्ग प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 यानी 12q। अब इसे क्या लिख सकते हैं अपन, 9q²। 4 को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया है, 3 + 1। अब मैंने इन तीनों से 3 को बाहर निकाल लिया है क्योंकि अपने को या तो 3m बनाना है या 3m + 1 बनाना है। तो देखो अंदर बच जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस का 1 और ब्रैकेट बंद +1। अब देखो ये पूरा का पूरा एक इंटीजर, एक पूर्णांक है, 1 एक पूर्णांक है, 4q भी एक पूर्णांक होगा, 3q का वर्ग स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, सबको जोड़ूंगा तो भी एक पूर्णांक निकल के आने वाला है। अगर मैं इस पूरे के पूरे पूर्णांक इंटीजर को अगर m मान लूं तो इसको भी कुछ ऐसे लिखा जा सकता है 3m + 1। अगेन देखो अगर मैंने x को 3q + 2 भी माना तो भी वो 3m प्लस टाइप का आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन प्रूफ हो गया है कि अपने पास कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसका वर्ग करने पर वो या तो 3m टाइप का बनेगा या 3m + 1 टाइप का बनता है। बस यही बात बतानी थी। एक आपके पास एक घन का क्वेश्चन भी दे रखा है कि नंबर का घन करने पर वो 9q + 1 ऐसा कुछ टाइप का बनता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये स्क्वायर वाला वर्ग वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छे से, और ये समझ गए होंगे तो आप उस क्वेश्चन को भी डेफिनेटली कर लेंगे। अगर उसके बाद भी आपको उस क्वेश्चन में कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताऊंगा तो मैं आपको बताओगे तो मैं जरूर आपको उसका आंसर दूंगा। अगर आपको नहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, नहीं बताएंगे तो फिर मैं भी सोल्व नहीं करवाने। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, मैं जरूर सोल्व कराऊंगा। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपकी 1.1 लगभग पूरी हो गई है, 4 या 5 क्वेश्चन ही थे उसमें।
तो इस यहाँ के साथ इसी के साथ यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलना सीख लिया है मैंने। तो प्रमेय का वाले जो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन थे उनसे HCF कैसे निकालते हैं ये सब अपन ने डिस्कस किया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है उसको अच्छे से मैंने समझाया भी था।